हेलो एवरीवन। मेरा नाम पंकज है और मैं पिछले 16 सालों से आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं जर्मनी में रहता हूँ। 4 साल पहले मैं यहाँ आया था। उसके पहले मैं 12 साल के आसपास मैंने इंडिया में काम किया है और 4 साल के आसपास मैंने जर्मनी में काम किया है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपनी 16 साल का जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या जो मेरी जर्नी है या जो मेरी ग्रोथ है या जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो आईटी सेक्टर को लेके मिथ हैं बहुत सारे लोगों के अंदर, मैं वो शेयर करूँगा। और या ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो अभी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो लोग अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईटी या कंप्यूटर साइंस वाले सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है, जो अभी अपनी जॉब कर रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने स्टार्टिंग फेज़ में हैं करियर करियर के। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें मैं अपने काफ़ी सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा जो काफ़ी शॉकिंग थे मेरे लिए, जो मैं सोचता था कि ऐसा नहीं होगा, वो भी हुआ। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ दोज़ पीपल एंड जनरल पीपल एज़ वेल, जो भी समझना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि कैसे आईटी सेक्टर में किस तरीके से ग्रोथ होती है, क्या होता है। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी 2005 से लेके 2009 के बीच, भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से। एंड मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो मेरी जॉब नहीं लगी थी। तो मैं उसके बाद जॉब ढूँढने के लिए बैंगलोर चला गया था और मेरे साथ काफ़ी सारे और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जो हम सब लोग वहाँ पे जॉब ढूँढने के लिए गए थे बैंगलोर में। तो इन 2010 आई गॉट द जॉब। 2010 में मेरे को एक जॉब मिल गई थी बैंगलोर में। लेकिन जो मेरे को जॉब मिली थी स्टार्टिंग में, उसमें जो मेरी पहली सैलरी थी वो थी 8,000 रुपीज़ पर मंथ। और लेकिन वो जॉब काफ़ी अच्छी थी। वीएमवेयर करके एक टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पर बहुत कम लोग उन चीज़ों पे काम करते हैं और काम करते थे, और मैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में फ्रॉम द स्क्रैच काफ़ी अच्छा काम मैं टेक्निकल उन उन चीज़ों में किया करता था। तो इट वाज़ अ गुड लर्निंग फॉर मी इवन दो द सैलरी वाज़ वेरी लेस। लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत सारी जगहों पर ऑफ कैंपस हुआ करते थे बैंगलोर में, तो मैं वो भी देता रहता था। 2010 में काफ़ी सारे मेरे और भी फ्रेंड्स थे कॉलेज के, हम सब लोग देते रहा करते थे। सो जस्ट मैंने उस कंपनी में ज़्यादा काम नहीं किया, 1 डेढ़ 2 महीने काम किया और फिर जैसे मैं ऑफ कैंपस देता रहता था, तो फिर मेरे को दूसरी जगह जॉब मिल गई। तो जहाँ पर ये थोड़ी इंडियन आईटी कंपनी थी और काफ़ी अच्छी कंपनी थी। तो यहाँ पर जो मेरी सैलरी थी वो अभी 8,000 थी, और यहाँ पर अब जो मेरी सैलरी हो गई थी, वो हो गई थी तकरीबन 15,000 रुपीज़ के आसपास। टेक होम बता रहा हूँ मैं, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर ऑल दोज़ थिंग्स, जो मेरी सैलरी थी। बट बाय दैट टाइम आई वाज़ टॉकिंग अबाउट इन 2010, सो इट वाज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू सर्वाइव इन बैंगलोर। हम 3 लोग एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। बट इट्स अ गुड कंपनी एंड काफ़ी अच्छा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। और 2010 से लेके 2011 के बीच में, क्योंकि वो एक प्रोबेशन का पीरियड होता है और फिर आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो मेरी 2011 में जो मेरी सैलरी थी वो ठीक-ठाक हो गई थी। तो जो सैलरी थी ₹15,000, वो सेम कंपनी में बढ़ के मेरी ऑलमोस्ट 26,000 27,000 के आसपास हो गई थी टेक होम। सो इट वाज़ गुड इन 2011। इट वाज़ गुड सैलरी। तो उसके बाद से फिर जो मैं काम किया करता था अपने जो मेरी जो कंपनी थी वहाँ पर, मैंने वहाँ उस कंपनी में 2010 से लेके 2015 तक काम किया, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में। तो वहाँ पर ज़्यादा मेरे को एक्सपोज़र नहीं था क्योंकि एक लिमिटेड स्कोप का काम था वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट ज़रूर थे, लेकिन एक 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 पार्ट ही होता था काम का, तो 8 घंटे में वही वही काम करना होता था। बट इट वाज़ रिलेटेड टू मोर ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो मैं लिनक्स में होता था, तो मैं वो काम वहाँ पे किया करता था। बट इट वाज़ गुड लर्निंग। तो मैंने जब ये जॉब शुरू की थी, एज़ आई सेड कि मैं आई स्टार्टेड विद 15,000 रुपीज़, और जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो मेरा तकरीबन छोड़ते समय जो टोटल सीटीसी था, तकरीबन 5.25 लाख रुपीज़ था, और जो मेरी टेक होम सैलरी थी वो अराउंड 42,000 के आसपास थी। एंड दैट इज़ इन 2015। आई स्टार्टेड माय करियर बैक इन 2010, सो आफ्टर 5 इयर्स। इसके बाद जो मैंने कंपनी जॉइन की, तब मैं गाज़ियाबाद में रहता था। मतलब जब मैं इस कंपनी से ही नोएडा चला गया था और मैं वहीं रहा करता था गाज़ियाबाद में। तो ये जो दूसरी भी जो मेरी जॉब थी वो नोएडा में ही थी, ग्रेटर नोएडा में थी, सॉरी। लेकिन मैं रहता गाज़ियाबाद में था, मैंने अपने रहने की जगह चेंज नहीं की थी। तो वहाँ से फिर मैं वो ग्रेटर नोएडा, उस कंपनी की बस आती थी, वहाँ पे जाया करता था।
बट यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो मेरा जो रोल था वो मोर ऑफ सेम काइंड ऑफ रोल था, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र था काम को लेके कि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, काफ़ी कुछ काम देखना पड़ता था, तो यहाँ पर एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा था काम को लेके और काफ़ी काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी था। तो यहाँ पर 2015 में जब मैंने ये जॉब जॉइन की, तो जब मेरे को ये वाली जॉब मिली, तो यहाँ पर जो इन लोगों ने मेरे को पैकेज ऑफ़र किया था, वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए के आसपास था। तो यहाँ पर जो मेरी सैलरी होती थी वो तकरीबन आफ्टर टैक्स समवेयर अराउंड 55-56,000 और बाय दैट टाइम इट वाज सैलरी इन 2015। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वाज द वर्क वाज रियली वेरी गुड। मैं अकेला ही वो काम करता था और इट इट वाज रियली वेरी गुड वर्क। वहाँ पर जो भी मेरे को सीखने को मिलता था, काफ़ी अच्छा काम था वहाँ पे। तो यहीं पर काम करते 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 फर्स्ट टाइम मैंने एक चीज़ सुनी कि जो भी हम काम करते थे, अब हम इस काम को हमको क्लाउड पे लेके जाना है। तो उस टाइम एडब्ल्यूएस करके क्लाउड हुआ करता था। अब तो एज़्योर भी है, गूगल का भी क्लाउड है, डेटा सेंटर्स हैं, बट उस समय एडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अमेज़न का वेब सर्विस का। मैं इस एडब्ल्यूएस के बारे में जानता था क्योंकि मेरी पुरानी कंपनी में एक फ्रेंड इसके बारे में बात करता था, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि ये एडब्ल्यूएस है क्या? तो हमको बोला गया कि भई आप एक काम करो, इसको इस चीज़ को इवैल्यूएट करो और ये हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है कि हमको क्लाउड पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जब मैंने इसको क्लाउड को इवैल्यूएट करना शुरू किया, तो बेसिकली होता क्या था, मतलब होता किस तरीके से है आईटी में कि आप एप्लीकेशंस बनाते हो, तो एप्लीकेशंस आप जावा में, डॉट नेट में या पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड की हैं, आप उनमें बनाते हो, एचटीएमएल, सीएसएस, ये फ्रंट एंड की हैं, आप इसमें बनाते हो। कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, रिएक्ट हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, तो ये आप इनको यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाते हो, वेब एप्लीकेशन। जो भी आप वेबसाइट्स वगैरह देखते हो, ये उन्हीं फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके आप इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बनाई जाती हैं। लेकिन इनको रन करने के लिए एक मशीन चाहिए होती है, जिसे बोलते हैं सर्वर्स। तो सर्वर्स के बारे में तो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊँगा, बस इतना बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों का नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, सर्वर भी एक उस तरीके की मशीन ही होती है, सेम काइंड ऑफ चीज़ होती है, बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट इज़ वेरी हेवी। तो जो उसका सीपीयू और मेमोरी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब जैसे आपके लैपटॉप में मान लो 16 गीगाबाइट्स की रैम होगी मैक्सिमम, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क होगी, 2 की होगी। ये आज की बात है, लेकिन 10 साल पहले इट वाज़ नॉट पॉसिबल, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो लेकिन उस टाइम पर जो सर्वर्स हम लोग यूज़ करते थे, वो तकरीबन 64 गीगाबाइट्स की रैम हुआ करती थी और मोर देन 1-2 टेराबाइट्स के वो हुआ करते थे, स्टोरेज हुआ करता था, उससे भी ज़्यादा। एनीवेज़, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इस एडब्ल्यूएस को इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया कि इसको इवैल्यूएट करो, हम क्लाउड पे जाने की सोच रहे हैं। और तो जब मैंने इसको इवैल्यूएट करना शुरू किया, तो ये था कि ये जो पहले हम अपने जो सर्वर्स हैं, इसको धीरे-धीरे करके 1-2 मशीन्स को क्लाउड पे लेके जाएँगे और फिर उसके बाद हम क्लाउड पे लेके जाएँगे और फिर हम वहाँ पे देखेंगे, ये अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि भई एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वहाँ चल रही है कि नहीं चल रही है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में। तो ये जो काम करना था, तो जब मैं ये माइग्रेशन प्लान कर रहा था, जब मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा था फर्स्ट टाइम इन 2016, आई थिंक लेट समवेयर टाइम, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि इसके पहले मैं पुरानी कंपनी में काम करता था, बहुत बड़ी इंडियन आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी थी। तो हमारा जो कस्टमर था वो एक अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी थी, जो बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। तो यूजुअली उसमें भी वही सेम काम होता था कि सर्वर्स को मैनेज करना है, प्रोविज़न करना है और यही सारी चीज़ें मेन काम होता था। या उनको मेंटेन करना है, और एप्लीकेशंस को मेक श्योर करना है कि वो अप एंड रनिंग रहें 24/7। तो बेसिकली उस टाइम पर क्या होता था कि जैसे जो हमारी जो कंपनी थी, जो हमारा कस्टमर था, वो बहुत बड़ा टेलीकॉम जायंट था यूएसए का। तो क्या होता था कि जब हमको और वो जब भी एप्पल फ़ोन रिलीज़ होता था एप्पल का, तो वो लोग क्या करते थे कि वो अपने वेबसाइट से भी एप्पल के फ़ोन को बेचते थे। तो इस केस में क्या होता था कि जब वो लोग अपने फ़ोन्स को सेल किया करते थे, तो हमको क्या करना पड़ता था कि हमको एक्स्ट्रा सर्वर्स ऐड करने पड़ते थे
जो भी हमारी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी में ऐड करने पड़ते थे, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब भी एप्पल की सेल होती थी, तो वो बहुत सारे लोग उस वेबसाइट पे आके फ़ोन खरीदा किया करते थे, और उस सपोर्ट को या आप जो भी कह लो, इस सेल को सपोर्ट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा सर्वर्स ऐड करने पड़ते थे। तो ये जो सर्वर्स होते थे, ये जो भी कंपनीज़ सेल करती थी, ये जो सेल करती थी, वो 1 साल के लिए आप लोगे, या एनुअली इनकी बिलिंग होती थी। तो अगर आपको कोई अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए इसमें, तो आपको एटलीस्ट 3 साल के लेना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देते थे। अदरवाइज़ 1 साल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी इसकी, काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो और ये सर्वर जो हम यूज़ करते थे, ये सर्वर जो भी हमने यूज़ कर लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हमारा वो सेल आई, हमने यूज़ कर लिए, लेकिन उसके बाद तो यूज़ में आएँगे ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक। जब तक कोई नई एप्लीकेशन नहीं आएगी, तब तक उनको प्रोविज़न नहीं कर सकते, रखना पड़ेगा उनका, हमको पे करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और इट्स वेरी, वेरी एक्सपेंसिव, ये आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये सर्वर्स हुआ करते थे। जब मैंने पहली बार एक कैलकुलेशन रन की थी इन चीज़ों को लेके, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि इतनी ज़्यादा हम कॉस्ट पे करते हैं सिर्फ़ इस सर्वर्स को लेके एक आईटी कंपनी में। एनीवेज़, तो जब मैं ये नई वाली कंपनी में जब ये माइग्रेशन कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि जब हम ये माइग्रेशन करेंगे क्लाउड में, तो हमको 3 साल के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये आप जितने भी टाइम की आपको ज़रूरत है, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बाद में आप इनको टर्मिनेट कर सकते हो। देन आई रियलाइज़ कि दिस इज़ वेरी बिग थिंग इन 2016, कि भाई ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 साल तक आपको पैसा पे ही करना है, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट लाइक $1000, $2000, इट इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव दीज़ सर्वर्स। तो अब और आपको यहाँ पर सिर्फ आप टाइम आप यूज़ करो, जब आपका यूसेज नहीं है तो आप उसको टर्मिनेट कर दो, व्हिच इज़ आई फील इज़ वेरी, वेरी यूज़फुल। एट द सेम टाइम, अगर आपको प्रोविज़न भी करना है कोई रिसोर्स, तो कोई सर्वर लेना भी है, तो पहले आपको लेना है, तो पहले आप डिमांड भेजो, फिर वहाँ पे वो लोग उसको देखेंगे, फिर आपको लाइसेंस देंगे, सो इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट अ वीक ऑफ टाइम, और यहाँ पर वो आप प्लेस करो और इट इज़ अवेलेबल इमीडिएटली। आप सर्वर इमीडिएटली आपको अवेलेबल है। तो मुझे लगा कि ये तो यार इट इज़ वेरी, वेरी बिग थिंग, और ये इट्स वेरी बिग थिंग। तो फिर मैंने वो सीखना शुरू किया, अम, और ये उसके बाद जो मैं काम करता रहा इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखता रहा। फिर मैं उसके बाद में फिर मैं यही वाले मैंने कहा कि अब मैं यही चीज़ें सीखूँगा इसी में अपना आने वाले टाइम में, इसी में अपने आप को काम सीख के, और इसी में फिर मैं अपना आगे वाले वाले टाइम में करियर इसी फील्ड में बनाऊँगा। ये बात है 2016 की। लेकिन तब उतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, ना यूट्यूब पे वीडियोज़ होते थे, यूडेमी के बारे में पता नहीं था, और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो बट जो भी जितना भी पढ़ पा रहे थे कर के, आई यूज्ड टू लर्न। बट एनीवेज़, उतना उस समय इंडिया में इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, एटलीस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो नहीं था। बैंगलोर में तो काफ़ी ज़्यादा काम था। मैं यहाँ काम किया करता था नोएडा में, तो उतना ज़्यादा सर्वर ये AWS वगैरह पे काम नहीं था उस टाइम पर, या रहा होगा तो मुझे पता नहीं था। एनीवेज़, इन 2017 फिर मुझे एक और जॉब मिली मोहाली में, जो मैं काम करता था। उसके लिए एक और अच्छी काफ़ी जॉब थी मुझे, वहाँ पर मेरा रोल अच्छा था, वहाँ पे पोजीशन भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ गाज़ियाबाद में ये प्रॉब्लम थी कि मैं रहता गाज़ियाबाद में था, और मेरा ऑफ़िस था ग्रेटर नोएडा में। तो मुझे वो बस से आने-जाने में 1.5 घंटा जाना और 1.5 घंटा आना, और कभी-कभी तो शाम को लौटते समय 3-3 4-4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जाम लगा रहता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और मोहाली पंजाब जो था, वो थोड़ा-सा मोहाली मुझे लगा कि यार यहाँ पे एक बार ट्राई करके आते हैं। मेरे को गाज़ियाबाद में रहते-रहते काफ़ी टाइम हो भी चुका था, तो मैंने कहा एक बार वहाँ ट्राई करके आते हैं, देख के आते हैं कैसा शहर है, और काम भी काफ़ी अच्छा था, रोल भी काफ़ी अच्छा था, और कंपनी भी बहुत अच्छी थी। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं थी, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। तो यहाँ पर जब मैं गया 2017 में, तो जो मेरी सैलरी थी 7.5 लाख, थोड़ा उसमें रेज़ हुआ था, क्योंकि मैंने 1 डेढ़ साल में ही चेंज कर दी, तो ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ी थी मेरी। बट जब मैं तीसरी कंपनी में जब मोहाली गया, तो यहाँ पर मेरी सैलरी ठीक-ठाक हो गई थी। आई थिंक इट वाज़ अराउंड समवेयर अराउंड 12 लाख रुपीज़, जो मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। तो बट द सैलरी वाज़ गुड, एंड आई थिंक आफ्टर टैक्स समवेयर अराउंड 73,000 रुपीज़ और 75,000 रुपीज़ अ मंथ। But it was a good salary in Mohali. 75,000 rupees a month in Mohali is equals to 1.25 lakh rupees in Bangalore.
So because the cost of living is very very less and quality of life is much better, is way better in Mohali as compared to any other town in India. तो फिर उसके बाद फिर जब मैं वहाँ काम किया करता था तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन जो मेरा टीम लीड था वहाँ पर, ही वाज़ अ वेरी स्किल्ड पर्सन, वेरी टेक्निकल पर्सन। और उसके साथ मुझे वहाँ पर ये क्लाउड में ये काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को, सीखने को, समझने को मिली और फिर काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ भी आ चुके थे। फिर मैंने उसमें खुद ही काफ़ी कुछ लर्न करना सीखना, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें मैं खुद से सीख गया उस टाइम पे। वहाँ पे करते काफ़ी कुछ मैं सीख गया। तो कट स्टोरी शॉर्ट, फिर उसने मैंने उसमें वहाँ पे सीख ली थी। तो उसके बाद फिर 2018 में, 18 के लास्ट में मेरे पास सितंबर अक्टूबर के पास मेरे पास 2 जगह से 2 इंडियन कंपनी से कॉल आई, क्योंकि मेरे सीवी में वो स्किल्स मेंशन थी उसको लेके। 2 कंपनी से कॉल आई, एक आई सिंगापुर के लिए और एक आई जर्मनी के लिए 2019 में, इस सेम स्किल रिक्वायरमेंट के लिए कि भाई हम इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, आपके पास है क्या? और ये फर्स्ट टाइम था कि मैं मतलब डायरेक्टली कॉल था कि भाई आपको हम वहाँ भेजेंगे, और थी वो इंडियन आईटी कंपनी थी, उनके पेरोल पे ही वहीं पे सिंगापुर में और जर्मनी में काम था। तो मैंने दोनों ही जगह इंटरव्यूज़ दिए और दोनों ही जगह मेरा हो गया। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी जाऊँगा 2019 में। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया उसी टाइम पर और मैं नहीं जा पाया। तो एनीवेज़, तो क्योंकि मैं अपनी जिस कंपनी में काम कर रहा था, क्योंकि मैं जर्मनी जाने वाला था, तो वो जॉब मैं छोड़ चुका था। तो फिर मेरे पास कोई दूसरी जॉब भी नहीं थी और मैं अपनी प्रिपरेशन में था उस टाइम पर, और इन द मीनवाइल मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एनीवेज़ फिर मैंने इंडिया में ही जॉब ढूँढना शुरू किया। तो फिर मुझे बैंगलोर से और पुणे से, हाँ, बैंगलोर से फिर मुझे इंटरव्यूज़ होना शुरू हुए और 2-3 इंटरव्यूज़ के बाद मेरा एक बैंगलोर में एक जगह, 2 बैंगलोर में 2 जगह हो गया था और शायद पुणे में 1 जगह हो गया था। तो फिर बैंगलोर में एक जगह जहाँ पर मेरी जॉब लगी, क्योंकि ये मैंने क्लाउड्स वगैरह सारी चीज़ें सीख ली थी। तो यहाँ पर जो मेरी सैलरी थी, मेरी लास्ट सैलरी थी 12 लाख रुपीज़ जो मेरी मोहाली में थी। इससे जो मेरी जो सैलरी थी वो मोर देन डबल थी मोहाली में। इट वाज़ मोर देन डबल एंड दे गेव वेरी लुक्रेटिव बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल जॉइनिंग बोनस व्हिच वाज़ अ वेरी हेवी अमाउंट एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो उसके बाद फिर मैं बैंगलोर चला गया और मैंने फिर वहाँ पे बैंगलोर में काम करना शुरू कर दिया एंड द सैलरी वाज़ वेरी गुड एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी विथ माय लाइफ एंड एवरीथिंग वाज़ गोइंग वेरी गुड। And after that, in 2021 I got an opportunity from जहाँ पे मैं रह रहा हूँ जर्मनी अभी, वहाँ से यहाँ पे आने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से अप्लाई किया, मतलब वहाँ से किसी ने मेरे को रीच आउट किया, फिर मैंने अप्लाई किया और फिर वो चीज़ें मटेरियलाइज हो गई। फिर मैं 2022 जनवरी में यहाँ आ गया और तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। यहाँ की सैलरी तो ऑलमोस्ट जैसी होती है वैसी ही है, तो उतना कुछ नहीं है। तो ओवरऑल जो मैं यहाँ पे जो अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाह रहा था कि जैसे कैसे मेरी इस आईटी सेक्टर में जो था मेरी ग्रोथ हुई, और अब मैं ये बताऊँगा कि मेरी यहाँ पर कैसी लर्निंग्स रहीं। तो सबसे पहली मेरी लर्निंग्स ये रही कि कोई भी चीज़ जो वैल्यू ऐड करती है आपके काम में, उसको हमको सीखना चाहिए और उसको हमको अडैप्ट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ मैं पहली कंपनी में काम किया करता था, तो वहाँ पर भी एक चीज़ होती थी कि जैसे हमारे यहाँ पर होता क्या था कि कुछ इंजीनियर्स थे, वो संडे को जाते थे। सर्वर रीस्टार्ट होता था तो उनको एप्लीकेशन रीस्टार्ट करनी होती थी। तो वो एक फिक्स्ड जॉब थी, लोग जाते थे मैनुअली वो सारी एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते थे। मैनुअल काम था वो, संडे को भी जाते थे, उनको करना पड़ता था। लेकिन किसी ने एक स्किल्ड बंदे ने ये सोचा कि मैं ये इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। तो होगा क्या कि जब भी ये सर्वर रीस्टार्ट होंगे, ये एप्लीकेशंस इन एक सीक्वेंस में स्टार्ट हो जाएँगी। और जब उसने ये सोचा और जब उसने ये प्लान बताया, तो जहाँ पर मैं काम किया करता था एवरीवन वाज़ अपोजिंग दैट कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये चलेगा नहीं, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। जो भी उनका अपना एक एक्सपोज़र रहा हो। और मुझे उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था आईटी में, सो आई फेल्ट बाय दैट कि अच्छा, मे बी लाइक आई फेल फॉर इट, मे बी लाइक दिस कुड बी ट्रू, बट इट वाज़ एब्सोल्युटली अनट्रू। ये तो बहुत छोटी-सी बात है आज के टाइम पर ऑटोमेशन, बट बाय दैट टाइम इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो
और इट हैपेंड मीन्स इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर इट, बिकॉज़ इट्स व्हेन यू डू द ऑटोमेशन, तो उस ऑटोमेशन से ये फ़ायदा होता है कि जो प्रोसेस है या जो भी काम है, उसमें एरर की बिल्कुल भी नहीं रह जाता, जो भी काम रहता है। अगर कुछ होगा, वो स्क्रिप्ट नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, तो इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एनीवेज़, और जो मैनुअल एरर के जो चांसेस होते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं और वर्क में थोड़ी क्वालिटी आ जाती है। एक तरीके से आप उसमें इंटीग्रिटी भी आप मेंटेन कर सकते हो उसके अंदर। कंसिस्टेंसी भी आप उस काम में मेंटेन कर सकते हो। दूसरा जो मेरी लर्निंग थी, वो ये थी कि कोई भी चीज़ जो नई होती है, हमको उसको अडैप्ट करना चाहिए, रादर देन वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इट, और रादर वी हम उससे डरना शुरू कर जाएँ। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चीज़ों को लर्न करने में टाइम स्पेंड करें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एडब्ल्यूएस क्लाउड का, जब वो चीज़ आई थी, तो कोई भी उसके बारे में, मतलब पता तो सबको था, लेकिन कोई भी उसको सीखना नहीं चाहता था, कोई भी उसको लर्न करना नहीं चाहता था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने उसको सीखा और काफ़ी सारे लोगों ने उसको पढ़ा, ध्यान लगाया, दिमाग लगाया, एंड आज काफ़ी सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड इस फील्ड में। अ, तीसरी चीज़ मैंने जो सीखी कि आपको लर्न करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। इट्स नॉट अबाउट सर्वाइवल, इट्स अबाउट, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि जहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। सो हमको भी बहुत तेज़ी से अडेप्ट होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, तो वी हैव टू लर्न कंसिस्टेंटली। मैं अभी जर्मनी में रहता हूँ, ऑलमोस्ट अब 16 साल काम करते करते हो गया, मैं 38 ईयर्स ओल्ड हूँ। और यहाँ पर इट्स नॉट ईजी, बट स्टिल आई फाइंड सम टाइम टू स्टडी जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी जैसे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैंने काफ़ी कुछ उसमें थोड़ा टाइम दे के काफ़ी कुछ समझ लिया है कि एक बेसिक तौर पे कि होता क्या है और ये हमारे किस तरीके से काम आने वाला है, और ये मुझे क्या करना है, इसमें मुझे क्या सीखना है। और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा। कुछ और जनरल लर्निंग्स हैं, वो ये है कि जितना भी ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होता है, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट। आई ऑलवेज़ स्टेड अवे फ्रॉम इट। मेरे मैनेजर के साथ पिछले 16 सालों में जो वन टू वन हुई है अप्रेज़ल को लेके, कभी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं हुई, नेवर एवर। जो बोला मैंने चुपचाप से मान लिया कि हाँ, इट्स ओके। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं ये करूँ या मैं यहाँ से ये ले लूँ, मैं वहाँ से वो ले लूँ। मेरी प्रायोरिटीज़ पहले से ही अलग थी। जब मैं जो जहाँ मैं दूसरी कंपनी ग्रेटर नोएडा में काम किया करता था, वहाँ पर वो लोग चाहते थे कि मैं आफ्टर ऑफ़िस आवर्स थोड़ा टाइम और दूँ, तो उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो टाइम पे डिलीवर हो पाए। बट दैट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, कि 5:30 बजे के बाद मुझे घर जाना होता था, 2 ढाई घंटे लगते थे। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा एक बेटा था और मुझे उनके पास वापस जाना होता था काम खत्म करके। मैं वो टाइम किसी के साथ ट्रेड ऑफ नहीं करना चाहता था। उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होते थे, आई वाज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट मैं वो टाइम ट्रेड ऑफ नहीं करना चाहता था। बट इन द एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही था या कोई और गलत था, बट ये मैंने देखा है कि ये सारे डिस्कशंस काफ़ी सारी चीज़ों में फ्रूटफुल भी होते हैं, बट ये आज के टाइम पर ये बहुत ही मुश्किल है। आज के टाइम पर यू हैव टू बी स्किल्ड इनफ टू शो योर टैलेंट, एंड देन देन पीपल विल फाइंड आउट यू, एंड देन दे विल ट्राई टू पुट यू इनटू दे ऑलवेज दे वांट यू, मतलब वो आपको चाहेंगे कि आप उनके साथ काम करो, आप उनके साथ रहो। ये ऑफिस पॉलिटिक्स का किसी मतलब का नहीं है। यू विल टेक अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, you will put your mind into a lot of imaginary kind of discussions और a lot of you know जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जिन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, आप उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे अपना, rather than use that time to learn such kind of stuff and keep your mind free, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी उतना ही ज़्यादा इसको एक्सपोजर मिलेगा, तो उनमें से कोई भी चीज़ पॉपअप करेगी तो योर माइंड विल अगेन गो एंड ट्राई टू पिक अप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर व्हाट इज हैपनिंग देयर। सो ये भी एक तरीके से मेरी लर्निंग है, ये मेरे लिए ही है, जो जो मैंने सीखी है इसमें। अब ये जो आगे का जो मैं सेक्शन शेयर करना चाहता हूँ, वो है मेरा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, हो सकता है कि जैसे मान लो आपका आईआईटी में नहीं हुआ, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में नहीं हुआ, या हो सकता है कि आईआईटी में भी नहीं हुआ, एआईट्रिपल में भी नहीं हुआ, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी नहीं हुआ, बट इफ़ यू आर कीन टू बिकम एन इंजीनियर
अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके या 4 साल की पढ़ाई करके नहीं बनता है। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद उस हर कोई एक एंट्री लेवल पे जॉब स्टार्ट करता है। अच्छा इंजीनियर बनने में, एक इंजीनियर बनने में सालों-साल लगते हैं जब आप उस लेवल पे जाते हो और धीरे, धीरे, धीरे सबके साथ वो सेम प्रोसेस है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है आईआईटी में, दे वर्क डे एंड नाइट एंड दे गेट इनटू द कॉलेज, दैट्स व्हाई दे गेट पेड। और जो 4 साल की वहाँ की पढ़ाई है, वो भी ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है, वो इंडिया लेवल पे नहीं है। वो जो जिस तरीके की पढ़ाई एमआईटी वगैरह में होती है, दे ट्राई टू कॉम्पीट विद देम और उसी तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है। तो दैट इज़ व्हाई दे आर रियली वेरी ब्राइट स्टूडेंट, दैट्स व्हाई दे गेट पेड वेरी हाई इन द वेरी बिगिनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ नहीं होगा। इट मे टेक सम मोर टाइम, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, इफ यू आर रेडी टू लर्न, इफ यू आर आपको इंजीनियर बनना है, तो अगर आप 4 साल अपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कॉलेज कोई मैटर नहीं करता। आप कितनी एफर्ट मारते हो ये मैटर करता है। आईआईटी का एंट्रेंस निकालने के बाद भी वो 4 साल अपनी लाइफ में मस्ती तो वो लोग करते ही हैं, बट वो पढ़ते भी हैं टाइम पर। तो अगर आप भी 4 साल अपनी लाइफ में मेहनत करोगे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, आईआईटी नहीं हो, एनआईटी इज़ फाइन। मेन होता है कि भाई इंजीनियर बनना है, और अच्छा इंजीनियर बनना है तो हर किसी को वो मेहनत करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए कोई भी कहीं जा सकता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी और कुछ नहीं हो सकता है इसके बाद। यू जस्ट हैव टू गेट इन चांस, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि वो 4 साल भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे बहुत अच्छा करोगे, मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मुझसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो कॉलेज उतना बड़ा नहीं था। तो आप कितने अच्छे हो, ये उस पे डिपेंड करता है, और आपको कितनी मेहनत करनी है उस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर इस कॉलेज में नहीं हुआ तो ये तो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इंडिया में सोसाइटी थोड़ी उस तरीके की है, जहाँ पर एंट्री लेवल जॉब को ही सक्सेस मान लिया जाता है किसी भी फ़ील्ड में। अनफॉर्च्युनेटली दैट इज़ नॉट ट्रू। बट लेकिन हमारी सोसाइटी इस तरीके से ग्रो है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम। हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट्स हों बहुत सारे लोगों के, डोंट लूज़ द होप। इंजीनियर बनना कोई एंट्रेंस एग्जाम डिसाइड नहीं करता। यू हैव टू, एज आई सेड, कि पढ़ना भी है, उसके बाद सालों साल मेहनत लगती है, उसके बाद आप एक अच्छे इंजीनियर बनते हो और फिर आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपके लाइफ में। और टैलेंट को, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास टैलेंट हैं, तो लोग आपको खुद ही ढूंढते हुए आएंगे। मे बी लाइक आफ्टर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ यू हैव दैट एंड यू विल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और ऐसा ही होगा। और जो नेक्स्ट एडवाइस है मेरी, है उन लोगों के साथ जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कहीं पर भी हैं, पढ़ाई आप करो, बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।